ओके, गुड मॉर्निंग। कल लास्ट क्लास में सेक्शन 50B स्टार्ट ही करा था। केवल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, स्लम सेल का मीनिंग। अब आइए एक कैपिटल गेन कैसे निकलता है स्लम सेल में, उस पर बात कर लेते हैं। तो जब भी स्लम सेल होगा, कैपिटल गेन निकालने के लिए क्या किया जाए। देखो, कैपिटल गेन निकालने के लिए वापस से वही दो डेटा चाहिए मेरे को, तो एक सेल प्राइस और एक कॉस्ट। डेटा तो दो ही चाहिए, सेल में से कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट घटा दूंगा, गेन आ जाएगा। यहां पे प्रॉब्लम है सेल प्राइस क्या बने और कॉस्ट क्या, क्योंकि मैंने तो पूरा यूनिट बेच दिया है। सेल प्राइस में दिक्कत नहीं है, यूनिट जितने में बेचा 100 करोड़ 200 करोड़, करोड़ों में बातें होगी, लंबा चौड़ा प्लांट बेचा अभी। तो सेल कंसिडरेशन नॉर्मली देखिए आप, सबसे पहले तो कंसिडरेशन की फुल वैल्यू क्या होगी। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन किससे निकाला जाएगा, 50B सबसेक्शन 2 क्लोज टू। खैर इतना ना पड़े तो 50B तो याद रखनी है। देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेटेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर shall be deemed to be the full value of consideration received or accruing as a result of transfer। अब इसका इंटरप्रिटेशन सही कर लेना। जितना भी मेरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है, एक्चुअल 50 करोड़ 100 करोड़, उसको कंपेयर करना है किससे, एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और जो दोनों में से ज्यादा आएगा ना, उसे सेल प्राइस, मतलब सेल कंसिडरेशन एफएमवी से नीचे नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मेरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 50 करोड़ है और एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर 70 करोड़ है, तो स्लम सेल के लिए सेल प्राइस 70 करोड़ लेगी। ये तो पहला लॉ। एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर प्रिस्क्राइब मैनर से निकाली जाएगी। प्रिस्क्राइब मैनर सीबीडीटी का है, और सीबीडीटी कहता है एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट वुड बी हायर ऑफ एफएमवी 1 एंड एफएमवी 2। अब टेक्निकली मैं बताऊं तो एफएमवी 1 और एफएमवी 2 क्या होती है, ये तो दिया हुआ है आपके कोर्स में, पर एफएमवी 1 और एफएमवी 2 कैलकुलेट कैसे होती है ये अभी आपके कोर्स में पूरा रूल नहीं है। तो ये फाइनल में आप शायद पूरा पढ़ लोगे, शायद क्या, हाँ पूरा ही पढ़ोगे। तो अभी के लिए क्या हो गया, एक्चुअल सेल प्राइस को कंपेयर करना है एफएमवी से, और एफएमवी इज इक्वल टू प्रिस्क्राइब मैनर सीबीडीटी का। और सीबीडीटी ने क्या बोला, एफएमवी इज इक्वल टू होता है एफएमवी 1 और एफएमवी 2 विच एवर इज हायर। व्हाट इज एफएमवी 1? एफएमवी 1 बीइंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड। एफएमवी 1 का मतलब क्या है, एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड। और एफएमवी 2 का मतलब देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड। एफएमवी 2 का मतलब क्या है। अब देखो, हो सकता है कि कंसिडरेशन में मुझे कोई सामने वाला किसी कंपनी के शेयर दे दे, जरूरी है कि 50 करोड़ रुपए का जो एक्चुअल सेल प्राइस है मेरा, वो मुझे नगद ही मिले। हो सकता है कोई जमीन दे दे, कोई शेयर दे दे। तो सेकंड एफएमवी बताऊं क्या है, उस कंसिडरेशन की एफएमवी, और फर्स्ट एफएमवी क्या है, ट्रांसफर्ड एसेट की एफएमवी। दोनों में से जो ज्यादा है उसे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर बोलेंगे, और उस एफएमवी को कंपेयर करेंगे एक्चुअल सेल प्राइस से, और फिर उसको सेल कंसिडरेशन मानेंगे। तो एफएमवी कैसे निकलेगी, वापस से बोल दीजिए। एफएमवी इज इक्वल टू एफएमवी 1 और एफएमवी 2 विच एवर इज हायर। और ये जो एफएमवी आएगा इसका कंपैरिजन करना है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से, फिर वो जो एफएमवी आएगी दोनों में से जो ज्यादा, उसको आपको क्या बोलना है, सेल करिए। ठीक है, ये तो हो गया सेक्शन 50B का सेल प्राइस क्या मान, बोलो। आइए लिख लीजिए सबसे पहला पॉइंट, सेल कंसिडरेशन इज इक्वल टू
सेल कंसिडरेशन इज इक्वल टू एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और एफएमवी ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर, whichever is high. whichever is बताइए क्या हायर। FMV of capital asset transfer is equal to FMV1 FMV2, दोनों में से जो भी क्या है ज्यादा है। FMV1 का मतलब FMV1 इज इक्वल टू इसका भी नाम वही है मतलब है ना, FMV ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर। और FMV2 का मतलब FMV ऑफ कंसिडरेशन। इन दोनों में से जो भी क्या आएगा हाई। ये तो हो गया स्लम सेल का सेल कंसिडरेशन। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेल कंसिडरेशन में से क्या घटाई जाएगी? कॉस्ट। तो स्लम सेल में सीओए क्या है? सीओए सीओआई क्या है? क्या होता है सीओए का फुल फॉर्म? सीओआई का मतलब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो अब सेकंड पॉइंट में आते हैं। स्लम सेल के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक ही है, नेट मिला के एक ही नंबर आएगा। COA and COI is equal to net worth of the undertaking on the date of transfer। बताइए क्या कॉस्ट है? तो ट्रांसफर के दिन जो भी मेरे अंडरटेकिंग का नेट वर्थ आ रहा है वो कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग। ये सेल प्राइस ऑफ अंडरटेकिंग हो गया, इसमें से कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग लेस कर दूंगा विच इज इक्वल टू नेट वर्थ। जो डिफरेंस बचेगा वो कैपिटल गेन। तो अगला पॉइंट मेरे सामने आ गया है, COA is equal to net worth of undertaking on the date of transfer। नेटवर्थ कैसे निकलती है आपको आता ही होगा अकाउंट्स में। क्या फॉर्मूला होता है नेटवर्थ का? है हाँ, नेटवर्थ तो ऐसे निकलेगी ना यार, अकाउंट्स में आता नहीं है क्या? असेट में से क्या लेस कर दो, जो अंडरटेकिंग मैंने ट्रांसफर करी उसकी एसेट माइनस लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। अरे यस नो, तो वही करना है, फॉर्मूला वही है नेटवर्थ का। एसेट में से लायबिलिटी लेस कर दूंगा, जो बचेगा वो नेटवर्थ। कौन से दिन का चाहिए ध्यान रख लेना, नेटवर्थ कौन से दिन का चाहिए? ट्रांसफर के दिन। अब फाइनल बात, जब मैं नेटवर्थ निकाल रहा हूं तो जो भी एसेट है उसको किस प्राइस पे लेना है। अब आप देखिए, मेरी यूनिट के पास जो एसेट हो सकती है उसके मैं 3 कैटेगरी करता हूं एज पर इनकम टैक्स। या तो वो एसेट डेप्रीशिएबल होगी, या वो डिडक्टेबल होगी। वेरी गुड, डिडक्टेबल भी हो सकती है, रिसर्च वाली एसेट जैसे, हाँ या ना। और या फिर तीसरी कैटेगरी बना देता हूं अदर एसेट। अदर में सब आ गया, डेटर, स्टॉक, जो भी हो सकते हैं, सब चीजें हो सकती है। तो मेरे को अब ये रूल ध्यान रखना है, डेप्रीशिएबल एसेट की कौन सी वैल्यू को ऐड करना है नेटवर्थ निकालने में? WDV एज पर इनकम टैक्स।
तो मतलब बैलेंस शीट में जो मैंने वैल्यू लिखी है, अगर इनकम टैक्स की वैल्यू उससे अलग है तो नेटवर्थ में इनकम टैक्स वाली WDV चाहिए। बैलेंस शीट में जो वैल्यू होगी वो शायद अकाउंट्स वाली हो सकती है। जानकारी अगर नहीं देती तो फिर तो जो बैलेंस शीट की वैल्यू वही इनकम टैक्स की वैल्यू, मेरा काम इजी हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन कह दे क्या कि मशीन की बुक वैल्यू बैलेंस शीट वैल्यू बुक वैल्यू कहते हैं। मानिए मशीन की बुक वैल्यू 5 लाख है और नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकम टैक्स के हिसाब से तो इसकी WDV 3 लाख ही है, तो मेरे को 3 लाख से ही नेटवर्थ निकालनी। तो डेप्रिशिएबल एसेट की कौन सी वैल्यू को ऐड करना है? WDV। डिडक्टेबल एसेट की 0 वैल्यू ऐड करनी। नेटवर्थ निकालने में कितनी वैल्यू ऐड करनी है? 0। ठीक है। डेप्रिशिएबल की WDV एज पर इनकम टैक्स, डिडक्टेबल की 0, और बाकी जो भी एसेट बच रही है इनके अलावा सबकी बुक वैल्यू को ऐड करना। तो नेटवर्थ निकालने में एसेट किस वैल्यू पे ऐड करनी है वो भी लिख लेता हूं मैं। अगर एसेट कौन सी वाली है तो किस वैल्यू को ऐड करना है? एज पर इनकम टैक्स। अगर एसेट कौन सी वाली है तो क्या वैल्यू ऐड करनी है? और इनके अलावा की कोई और एसेट है तो बुक वैल्यू को ऐड करना है नेटवर्थ निकाल। क्या हो गया? इसके बाद एक और बात नोट करूंगा मैं। क्या लिखा है मैंने? बोलिए। ये इग्नोर रीवैल्यूएशन। अकाउंट्स में अगर आपको याद हो तो एसेट रिवैल्यू कर देता हूं मैं। तो अगर मैंने किसी एसेट का रिवैल्यूएशन करा हुआ है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो जब मैं नेटवर्थ निकाल रहा हूंगा 50B के अंदर तो वो रिवैल्यूएशन को इग्नोर कर दूंगा, बिना रिवैल्यूएशन की वैल्यू लेनी। क्लियर है? क्या लिखा है वैल्यू में? तो ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने? इग्नोर रीवैल्यूएशन। लायबिलिटी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितनी लायबिलिटी उसकी बुक वैल्यू क्या कर दूंगा? लेस। लायबिलिटी में तो कोई दिक्कत है। बस अब तो काम ही आ गया। कॉस्ट भी आ गई, सेल भी आ गई, डिफरेंस करके क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। बोलो यार। फिर भी एक प्रश्न अब अगला रेस होता है, गेन तो सर 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। ये कौन सा गेन आएगा? नेचर कैसे जज करूं? तो नेचर के लिए मैं होल्डिंग पीरियड अंडरटेकिंग का देखूंगा। किसका देखूंगा बताओ? मतलब अगर वो यूनिट पुराने लॉ में अगर चला जाऊं तो 3 साल, 3 साल अदर कैटेगरी में आएगी। पुराने लॉ में स्लम सेल वाला थर्ड कैटेगरी बनेगा ना। 12-24 के अलावा सब 36 में जाते हैं। नए लॉ में चले जाओ तो 24। तो अंडरटेकिंग के होल्डिंग पीरियड से मैं डिसीजन लूंगा कि नेचर लॉन्ग है कि शॉर्ट है। बोलो इलाइरम। उस अंडरटेकिंग की एसेट का तो दिमाग ही नहीं लगाना मेरे को। हो सकता है कि कोई मशीन मैंने 20 साल पहले खरीदी हो यूनिट की, और कोई मशीन मैंने 2 साल पहले खरीदी हो। तो एक का नेचर नहीं करना है मेरे को, तो यूनिट का नेचर देख। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, नेचर ऑफ कैपिटल गेन will be determined on the basis of, बोलो अब, holding period of undertaking। हो गया? और फाइनल बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथी बात सुनिए मेरी।
भले ही गेन का नेचर लॉन्ग हो, 50B के गेन को निकालते वक्त इंडेक्सेशन नहीं करना है। पुराने लॉ में इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल है, पर 50B के केस में तो चाहे पुराना हो नया हो कुछ भी हो, इंडेक्सेशन तो करना ही नहीं है, चाहे गेन कौन सा निकल रहा हो। नो, शॉर्ट पे तो वैसे ही नहीं करते। यस नो, तो फाइनल लाइन बोल रहा हूं, बोल देना इसके बाद, 50B के कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। बोलिए। हाँ, पुराना लॉ नया लॉ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। तो लिख दीजिए चौथा पॉइंट, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने कल बड़ा सोचा थोड़ा सा इस बारे में। नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगे बोला था उन्होंने अगले वीक। जब नया इनकम टैक्स बिल पेश करना है तो पुराने फाइनेंस एक्ट की रेटे वेटे क्यों बताई सरकार ने फिर अभी? नया इनकम टैक्स बिल में हो सकता है या तो दो चीजें हो सकती है, या तो नया इनकम टैक्स बिल AY 27-28 से लागू होगा, AY 26-27 में पुराने से काम चलाना होगा। एक तो ये रीजनेबल रीजन लगता है। दूसरा रीजन ये भी ले सकता है कि नया वाला इसी साल से लागू कर रहा हूं, यार अभी पास होने में टाइम लगेगा, अभी तो बहस होगी, फिर वो दोनों सदनों में पास होगा, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है, ऐसे ही बनते हैं लॉ। तो और एक और लॉ भी हो सकता है कि चुनाव की वोटिंग होने वाली दिल्ली में, क्या पता दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए जो केजरीवाल को वोट दे रहे हो कि भैया मोदी जी ने तो बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया हमारे लिए, चलो अब केजरीवाल की जगह मोदी जी को दे देते हैं। अब ये तो रीजन क्या है वो तो पता पड़ेगा। और दिमाग तो लगाया इन्होंने, फटाफट से 12 लाख रुपए ऐसे बोले जैसे तो पता नहीं। चुनाव जीतने के लिए मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद। तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्या इस बजट से चुनाव की वोटिंग में ऊपर नीचे होगा क्या? रिजल्ट भी शायद दिल्ली का इसी सप्ताह ही, फरवरी तो चल रहा है ना गुरुजी, इसी फरवरी को है शायद, सैटरडे को रिजल्ट है मेरे ख्याल से। वोटिंग कब है? आज है, आज जो भी है, चलो छोड़ो। खैर, तो ये आपका 50B है। कल ही मैंने कह दिया था आपके एग्जाम के लिए तो ये सेक्शन वैसे किसी काम का है। आइए एक क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। Mr. A is a proprietor of Akash Enterprises having 2 units. He transferred on 1/4/2024 his unit 1 by way of slum sale for a total consideration of 25 लाख। ये एक्चुअल सेल प्राइस है मेरा 25 लाख। कौन सा यूनिट बेचा है मैंने स्लम सेल में? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ यूनिट 1 ऑन 1/4/24 इज 30 लाख। अब एफएमवी सीधे दे दी, 1-2 की जरूरत ही नहीं है, सीधे एफएमवी गिवन है, तो कैपिटल गेन में सेल प्राइस में 30 लाख पकड़ लूंगा। यूनिट 1 2005-6 की थी तो नेचर लॉन्ग हो गया, फिर नेचर ट्रांसफर के खर्चे 28,000 के, और बैलेंस शीट अब आपके सामने। यूनिट 1 में ये एसेट है 4, और यूनिट 1 की लायबिलिटी देखो आप, बैंक लोन है 70% टोटल का और क्रेडिटर 25%। रिवोल्यूशन रिजर्व जो क्रिएट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू, लैंड की वैल्यू यूनिट 1 की अपवर्ड रिवैल्यू करेगी, यानी बढ़ा रखी है वैल्यू। ट्रांसफर डीड में कोई इंडिविजुअल एसेट की वैल्यूएशन नहीं हुई है, बिल्कुल स्लम सेल में ये होता है, एक एक एसेट का भाव तोल नहीं होता। अदर एसेट जो है यूनिट 1 की 1.5 लाख की बुक वैल्यू, उसमें एक पेटेंट है जो मैंने कब खरीदा है, और उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा रखा है, मतलब 1.5 लाख में 50 का ये अमाउंट जोड़ा हुआ है,
मुझे ये दिमाग लगाना पड़ेगा यार, पेटेंट इनकम टैक्स में तो डेप्रीशिएबल एसेट है, तो जब मैं नेटवर्थ निकालूंगा तो पेटेंट की वैल्यू 50 ऐड नहीं कर सकता, 50 में से डेप्रीसिएशन लेस करके वैल्यू ऐड, डेप्रीशिएबल एसेट की डब्ल्यूडीवी। बोलिए। और जो मशीन की वैल्यू दे रखी है वो इनकम टैक्स के हिसाब से ही है। चलिए बढ़िया। तो सबसे पहले तो सेल कंसिडरेशन लिख दूं 30 लाख, ट्रांसफर के खर्चे कर दूं माइनस, नेट सेल प्राइस है। अरे तो इजी है। अब क्या चाहिए, कॉस्ट। नेचर भले ही लॉन्ग है फिर भी मैं कॉस्ट ही माइनस करूंगा क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट तो मिलता ही नहीं। अब अगर कॉस्ट निकालनी है तो नेटवर्थ निकालनी है। नेटवर्थ के लिए क्या करना है, सारी एसेट जोड़ के लायबिलिटी लेस कर रही है। तो पहली एसेट कितनी क्या है, 12 लाख है, पर मैं जोड़ूंगा 9 लाख। बताओ क्यों? इसको 3 लाख अपवर्ड रिवैल्यू करा हुआ, बिना रिवैल्यूएशन के वैल्यू जोड़नी, तो देखो 9 लाख जोड़ दिए। अगली एसेट मशीन, 3 लाख की 3 लाख ही जोड़ दूंगा बेटा। डेटर के 1 लाख की 1 लाख ही जोड़ दूंगा। अदर एसेट है, बुक वैल्यू जोड़ दी। 1.5 लाख के भी 1.5 लाख ही जोड़ देता, पर इसमें ट्विस्ट क्या है कि 50 का पेटेंट है, तो एक तो जोड़ दूंगा, एक तो जोड़ ही दूंगा, पर पेटेंट के 50 नहीं जोड़ूंगा, उसकी डब्ल्यूडीवी जोड़ूंगा। तो डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए 50 में से डेप्रीसिएशन लेस कर देता हूं। अरे तो बेसिक चीजें हैं यार। कौन से साल में खरीदा था, 22-23, तो डेप्रीसिएशन 22-23 और 23 का लेस कर दूंगा 2 साल का। तो 50,000 का 25% रेट होती है, 50 में 25% लेस करो, फिर 25 और लेस करो, आ गया। ये जोड़ दी वैल्यू, सारी एसेट की वैल्यू ये आ गई। इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी लेस कर देता हूं। 2 लाख की लायबिलिटी है, इसमें 70% यूनिट 1 का, तो 140। यह तो सिंपल हिसाब है यार। 1.5 लाख में से 25% आ गया। नेटवर्थ आ गई 12,50,625। यही कॉस्ट है, ये लेस कर दी कॉस्ट। ये आ गया गेन। कौन सा गेन आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल, क्योंकि नेचर तो लॉन्ग ही था, इंडेक्सेशन करना ही नहीं है तो बात ही। सिंपल ऐसे के ऐसे आया था अभी 6-8 नंबर का, सेम डिट्टो क्वेश्चन अभी वाले एग्जाम में आया, क्योंकि इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। स्लम सेल में तो बस बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, नेटवर्थ निकालने के लिए तो चाहिए बैलेंस शीट, तो बस वो निकल के आंसर है। चलिए, तो एक और सेक्शन खत्म हो गया, 50B हटा दूं। कंपाइलर के अंदर भी है इसके 1-2 क्वेश्चन, वो आप ही कर लोगे। एक तो यही होगा जो भी मैंने करवाया है, एक और अलग होगा। सॉल्यूशन तो है ही, आप कर ही लोगे, वो तो करना ही है। आगे बढ़ूं अब आइए अगला सेक्शन, डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब इसको देखो, आप ऐसे लिख रहा, इसमें 3 सेक्शन है, मैं एक एक करके बढ़ाऊंगा। डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग लिखो पहले, और उसका सेक्शन लिखो 50C। डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर 3 सेक्शन है, 50C, 50C और 50D। उसमें से पहला पढ़ रहे हैं अभी 50C, जो लैंड और बिल्डिंग के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, लैंड। अब ये सेक्शन के बारे में बता देता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। डीम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेक्शन 50C। क्या लैंड और बिल्डिंग कैपिटल एसेट होता है? नेचर लॉन्ग है शॉर्ट है, इसके लिए कितना होल्डिंग पीरियड देखा जाता है? 2 साल देखा जाता है, पुराने में भी नए में भी।
2 साल से ज्यादा रखी है तो लॉन्ग और 2 साल से कम में बेच दी तो शॉर्ट। अब 50C क्या कहता है वो सुनिए। 50C कहता है कि जब मैं लैंड और बिल्डिंग बेचूं तो उसका जो सेल कंसिडरेशन है, सेल प्राइस, उसे माना जाएगा डीम्ड। मतलब मैंने अगर मान लो जमीन 50 लाख में बेची और 50C अगर मान लो 70 लाख को फुल कंसिडरेशन की वैल्यू मान लेता है तो मेरे को कैपिटल गेन में 70 लाख से कैलकुलेशन। तो 50C कह रहा है मेरे को लैंड और बिल्डिंग के केस में कैपिटल गेन निकालने के लिए उसका सेल कंसिडरेशन, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टाम्प वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये ऐसा बोल देता हूं, स्टाम्प वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग, क्या बोला मैंने, विचएवर इज हायर को मान, विचएवर इज हायर। आपको याद होगा अच्छी तरह से कि लैंड और बिल्डिंग की रजिस्ट्री होती है, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग की रजिस्ट्री होती है तो उसकी स्टैम्प वैल्यू होती है। तो ये जो सेक्शन है ये मुझे ये बोल रहा है, मानिए मैंने अपनी जमीन 50 लाख में बेची और उसकी स्टैम्प वैल्यू 70 लाख है, तो कैपिटल गेन के लिए सेल कंसिडरेशन कितना रुपए ले रहा है, या उल्टा बोल दूं मैं, किसी भी हालत में सेल कंसिडरेशन स्टाम्प वैल्यू से नीचे नहीं हो सकता। बोलो लाइन जल्दी से। मैं बोल रहा हूं मैंने तो 50 लाख में बेची, पर अगर उसकी डीएलसी रेट, वो स्टाम्प वैल्यू वही होती है, अगर वो 70 है तो कैपिटल गेन 70 लाख की इनकम पे। क्या आ गया? अब क्यों ऐसा करा उसके ऊपर आते हैं, क्या ये होने से मेरा नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, इसमें थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। टेक्निकली तो ये सेक्शन फिर मेरे खिलाफ है। मैंने जमीन 50 लाख में बेची और स्टाम्प वैल्यू 70 लाख है तो कैपिटल गेन तो 70 लाख में निकलेगा। जब सेल प्राइस ही 70 आ जाएगी तो गेन तो ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा। हाथ खड़े करो यार, तो खिलाफ है, मेरे प्रोविजन मेरे खिलाफ है। पर क्या सच में खिलाफ है, एक बार थोड़ा सोचता हूं। देखो बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी असेट जब मैं बेचता हूं, लैंड और बिल्डिंग की बात करो, तो स्टाम्प वैल्यू से तो ज्यादा भी बिकती है। स्टाम्प वैल्यू तो मार्केट रेट से काफी नीचे चलती। तो टेक्निकली मुझे पता है कि मेरा लैंड और बिल्डिंग 50 लाख 70 लाख की स्टाम्प वैल्यू से ज्यादा में बिकाओ। होता ही नहीं है ये कि स्टाम्प वैल्यू से कम पे कोई चीज बेची जाए, मार्केट रेट काफी ज्यादा है। पर होता क्या है कि अगर बाय चांस मैंने 1 करोड़ पे जमीन बेची और 1 करोड़ का एग्रीमेंट कर लूंगा जितने में बेची, तो इनकम 1 करोड़ पे आएगी। जब इनकम 1 करोड़ के हिसाब से आएगी तो टैक्स भी ज्यादा बनेगा। टैक्स मैं देना चाहता नहीं हूं, मैं भी टैक्स नहीं देना चाहता हूं, जो सामने वाला बायर है उसके पास भी 1 करोड़ रुपए 1 नंबर पे देने के लिए नहीं है। अबे खरीदार भी तो 1 करोड़ रुपए कैसे देगा 1 नंबर पे? ब्लैक मनी का सबसे बड़ा तरीका तो इन्वेस्टमेंट का लैंड और बिल्डिंग भी है। ब्लैक मनी ठिकाने लगाने का एक तरीका है भाई। तो मैं भी नहीं चाहता 1 करोड़ का एग्रीमेंट करना, वो भी नहीं चाहता 1 करोड़ का एग्रीमेंट करना। मान लीजिए बायर जेन्युइन है, लोन वोन लेके भी ले रहा हो, तो भी मैं 1 करोड़ का एग्रीमेंट तो नहीं करूंगा, मैं क्यों टैक्स देना चाहूं। तो सरकार भी जानती है, मैं भी जानता हूं कि स्टाम्प वैल्यू से तो काफी ज्यादा दाम पे एसेट बिकती है, पर एग्रीमेंट कम का किया जाता है। अब अगर मैं एग्रीमेंट कम का करूं तो कम तो कितना भी कम हो सकता है। मानो मैंने जमीन 1 करोड़ में बेची, स्टाम्प वैल्यू 50 लाख चल रही है और मैंने एग्रीमेंट ही 20 लाख का कर दिया, मैं तो बिल्कुल ही लालची हो रहा हूं। 1 करोड़ की चीज का एग्रीमेंट कितने में कर रहा हूं? 20 लाख। अब 20 लाख रुपए 1 नंबर पे लूंगा, दैट मीन्स तो सेल प्राइस 20 लाख ही बनेगी ऑन पेपर। बाकी 80 लाख ऑब्वियसली मैं कैश में लूंगा सामने वाले से, वो ब्लैक मनी बनेगी। क्योंकि अगर पूरे खाते में लूंगा 1 करोड़ तो एग्रीमेंट ही 1 करोड़ का करता। तो हिसाब है, समझ आते ही। सरकार को पता है कि भैया ये एग्रीमेंट तो वैसे भी आप स्टाम्प वैल्यू यानी कि एक्चुअल प्राइस से कम भी करते हो, पर इतने भी मत गिर जाओ कि स्टाम्प वैल्यू से भी नीचे चले जाओ। तो कम से कम अपने आप को तो सुरक्षित करें। तो भले ही मैंने एग्रीमेंट कितने का कर लिया, पर स्टाम्प वैल्यू कितनी है
तो कैपिटल गेन के लिए तो सेल प्राइस 50 ही मानेगी सरकार। तो इस दैट केस मैं एग्रीमेंट फिर 50 लाख से नीचे का करूंगा ही नहीं। जब मेरे को टैक्स देना ही है 50 लाख के ऊपर, तो मैं मिनिमम एग्रीमेंट कितने का करूंगा। इसलिए जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो बायर और सेलर जो एग्रीमेंट करते हैं वो स्टाम्प वैल्यू पे ही करते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि उससे नीचे जाकर कोई लॉजिक नहीं है और उससे ऊपर जाने का कोई उनका मन नहीं है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए तो फिर टैक्स ज्यादा देते हैं। यस नो। बायर अगर 1 नंबर पे पैसा देना चाहता है तो फिर वो सेलर को एग्रीमेंट ज्यादा कराने के लिए बोलता है कि भैया मैं तो 1 करोड़ रुपए लोन लेके दूंगा यार, मैं थोड़ी ना कैश में लाऊंगा पैसे, में तो लोन लूंगा इसके लिए। तो फिर सेलर लोग क्या करते हैं कि उनसे बोलते हैं कि जितना मेरा टैक्स बनेगा वो तू दे। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे फिर हिसाब किताब किया जाता है, क्योंकि 1 करोड़ का एग्रीमेंट से टैक्स बनेगा, 50 लाख के एग्रीमेंट से टैक्स, तो वो फिर ऐसा करते हैं। तो ये आपका सेक्शन 85 तो टेक्निकली ये मेरे को इफेक्ट करता नहीं है। ये तो एक्चुअल में मेरे को इसलिए इफेक्ट नहीं करता क्योंकि ये चोरी को रोकने के लिए, सरकार को भी पता है, मेरे को भी पता है, चोरी तो कर ही रहे। तो चोरी इतनी भी नहीं कि भैया आप 1 करोड़ की चीज का एग्रीमेंट आप 20 लाख करके बैठ जाओ, कर भी लो, हमारे क्या जा रहा है, हम तो 50 लाख ही मानेंगे। तो इससे लोग क्या करेंगे, स्टाम्प वैल्यू से नीचे के एग्रीमेंट तो नहीं करेंगे कम से कम। ये लॉजिक से बनाया गया सेक्शन, हाँ या ना। तो बस सेक्शन 85 का बेसिक आइडिया तो क्लियर हो गया। तो लैंड और बिल्डिंग अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैपिटल गेन के लिए है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प वैल्यू विचएवर इज हाई, विचएवर इज, हाँ अगर बाई चांस मैंने 50 लाख की स्टैम्प वैल्यू की चीज बेची, 70 लाख रुपए में है, एग्रीमेंट ही 70 लाख का करा है मतलब, तो फिर तो सेल प्राइस 70 लाख ही। बोलो, चलिए लिखिए, पहले पॉइंट से शुरुआत करें। Full value of consideration in case of land or building is actual sale consideration or stamp value whichever is ध्यान देना, केवल लैंड और बिल्डिंग के केस में ही ये नियम लगाना है, बाकी और किसी कैपिटल एसेट पे ये सेक्शन अप्लाई मत करना। अब सेकेंड पड़ाव पे चलते हैं। ये जो स्टैम्प वैल्यू है ये तो रोज बदलती है। अब स्टैम्प वैल्यू तो सरकारी वैल्यू है ना, ये चेंज हो सकती है। तो अगला प्रश्न उठता है कौन से दिन की स्टैम्प वैल्यू को यूज करना है, कौन से दिन की। अब मेरे पास ना प्रॉपर्टी बेचते वक्त 2 दिन होते हैं मेनली, एक तो एग्रीमेंट का दिन यानी कि डेट ऑफ एग्रीमेंट, और एक डेट ऑफ रजिस्ट्री। एग्रीमेंट के बाद रजिस्ट्री होती है फिर प्रॉपर्टी। तो 2 डेट है मेरे पास, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोलो कौन से दिन का यूज करूं इन दोनों में से। तो जवाब इन्होंने दिया है एग्रीमेंट के दिन का स्टैम्प वैल्यू यूज करना है अगर, कंडीशन है, अगर कंसिडरेशन का पैसा या उसका कुछ पार्ट, कंसिडरेशन और पार्ट अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस और प्रिस्क्राइब मोड से रिसीव हो जाए। क्या बोला, कैसे रिसीव हो जाए?
वो बीएनपी वाले तरीके। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो एग्रीमेंट के दिन की स्टाम्प वैल्यू यूज करनी है, अन्यथा रजिस्ट्री के दिन की, तो दोनों ही डेट काम आ सकती है। तो कौन से दिन की स्टाम्प वैल्यू बताइए? सेकंड पॉइंट, इफ कंसिडरेशन और पार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और पार्ट? मतलब हो सकता है 50 लाख की प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन है और 10 लाख रुपए ऐसे मिल गए तो भी चले जाएगा, पूरा जरूरी नहीं मिलना, बराबर। लिखिए भाई सेकंड पॉइंट, stamp value on date of agreement will be used stamp value on the date of agreement will be used if consideration or its part is received by way of account pay check, comma draft, comma ECS और प्रिस्क्राइब मोड। अदरवाइज क्या करेंगे फिर? Stamp value on date of registration will be used. क्लियर है सबको? आइए अब अगली बात पे चलते हैं। अगली बात क्या है? अगली बात मुझे कहती है ये जो नियम है हायर को सेल प्राइस मानना, ये तभी यूज करना है अगर स्टाम्प वैल्यू कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है। मतलब अगर स्टाम्प वैल्यू ज्यादा है पर कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा नहीं है तो यह नियम यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं समझाता हूं आपको नंबर से। मानिए मैंने जमीन 50 लाख में बेची और इस जमीन की स्टाम्प वैल्यू 60 लाख है, तो 50C के अनुसार सेल प्राइस 60 लाख बनेगी, हायर। इतने तो है, सेक्शन तो इतने से ही है ना यार। तो 60 लाख के हिसाब से कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। पर इससे पहले मैं एक चीज चेक करूंगा इससे पहले कि क्या ये स्टाम्प वैल्यू ज्यादा जो है वो कितनी ज्यादा होनी चाहिए? 110% ऑफ कंसिडरेशन से भी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं कंसिडरेशन का 110% करूं तो 55, क्या ज्यादा है 55 से? बोलो। तो अब मैं ये कह सकता हूं ज्यादा है ना, तो अब मैं बोलूंगा 60 लाख से टैक्स निकलेगा। पर अगर मैं नंबर को उल्टा कर देता हूं, 40 लाख में मैंने जमीन बेची और स्टाम्प वैल्यू 42 लाख है, अभी भी ज्यादा है। पर अभी देखो आप इसका 110% करके देखो आप, 110 से तो नीचे है, तो 50 ही लागू नहीं होगा। नहीं होगा तो कैपिटल गेन 40 लाख से निकल। अबे 40 से खेलना पड़ेगा, स्टाम्प वैल्यू को सेल प्राइस मानने की जरूरत नहीं है। भैया 50 लगेगा तो स्टाम्प वैल्यू सेल प्राइस बन जाएगी, नहीं लगेगा तो जो एक्चुअल है वही सेल प्राइस बन जाएगी। तो ये 110% वाला नियम बड़ा खतरनाक है। बताना कब लगाना है 50? स्टाम्प वैल्यू 110% ऑफ कंसिडरेशन से भी ज्यादा हो। बोलो ये लाइन।
वापस से बोल देता हूँ, गड़बड़ मत करना। अगर ज्यादा तो है फिर 110 से ज्यादा नहीं है तो ये सेक्शन लगाने की जरूरत नहीं। देखो ज्यादा है ना, फिर भी 42 को सेल प्राइस नहीं मानना है, 40 को ही मानना, क्योंकि 110 से तो नीचे है यार। आ गया होगा सबको, लिख दो थर्ड पॉइंट। Provision is applicable if क्या लिखे, ग्रेटर देन %110 ऑफ कंसिडर। डन है। एक और फाइनल बात, एग्जाम्पल ही तो दिए अभी। ₹50 लाख सेल प्राइस है, 60 लाख स्टाम्प वैल्यू है, तो सेक्शन 50 ही तो लग रहा है। पर इसको लगाने से लिए पहले एक और चीज क्या चेक करोगे, तो एक्चुअल सेल प्राइस कितनी है मेरी, उसका 110% 55 लाख है ना, तो 60 लाख 55 लाख से भी ज्यादा है क्या, अगर है तो सेक्शन लगा। मतलब स्टाम्प वैल्यू ज्यादा तो है पर 110 से ज्यादा नहीं है तो सेक्शन नहीं लगाएंगे। यहां पे देखो स्टाम्प वैल्यू यहां पे भी ज्यादा है, एक्चुअल सेल प्राइस से तो 40 लाख और 42 लाख ज्यादा है ना, पर यहां पे सेक्शन 50 ही लग ही नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि एक्चुअल सेल प्राइस के 110 से कम है, तो इसीलिए 50 ही लग नहीं रहा, तो 40 लाख को ही सेल प्राइस मानना पड़ेगा। और अगर सेक्शन लग जाएगा तो हायर को मानना, हायर मतलब स्टाम्प वैल्यू को मानना, बोलो ना। कर लेना ना, बोल तो रहे 10% मार्जिन दे तो रहे, और क्या करना चाह रहे, क्या हो गया जो, क्या फर्क पड़ जाएगा सरकार के। 40 लाख स्टाम्प वैल्यू 42 लाख, कम में एग्रीमेंट करा है, कितना परसेंट कम में, 10% का मार्जिन दे रही है सरकार, और क्या कर रही है। अरे 10% सरकार मार्जिन ऑफ दे रही है आपको सेफ्टी, और क्या कर रही है सरकार। ये 10% का अगर डिफरेंस है तो हम सेक्शन को अप्लाई नहीं करेंगे, जितने पे बेचा उसी पे टैक्स, 40 पे बेचा 40 पे दे दे। पर अगर यही स्टार वैल्यू भी 50 लाख, अब 50 लाख पे निकलेगा भाई, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है वो 110 से भी ज्यादा, 110 से ज्यादा आ रहा है ना, किसका 110 सेल प्राइस, 44 लाख 50 लाख, तो 44 लाख से भी ज्यादा हो गया, तो सेल प्राइस 50 लाख ही बनेगी। सिंपल, मतलब डायरेक्टली हायर होने पे यूं नहीं कि स्टार वैल्यू ज्यादा आ गई तो सेल प्राइस स्टार वैल्यू लिख लो, ज्यादा 110 से भी ज्यादा चाहिए, ये है इसका मतलब। अरे बराबर है। और ये बोल रहे सब लोग ये कर लेंगे तो कर लो ना, सरकार तो अलाउ कर रही है, कानून है तो इसका मतलब कानून के दायरे में रहकर तो आपको जो करना है करो। सरकार खुद ही कह रही है कि ये सेक्शन हम नहीं लगाएंगे अगर गैप कितना है, बस खत्म ना बात। फिर इसमें क्या बढ़िया है, आप 10% के गैप में एग्रीमेंट कर ले, कोई दिक्कत थोड़ी ना। कानून के दायरे में रहकर अगर मैं कोई व्यवस्था रखता हूं तो वो तो टैक्स प्लानिंग है ना, उसमें क्या दिक्कत, चोरी थोड़ी ना कर रहा हूं। अब फाइनल बात पे आते हैं, इसका अगला कानून क्या है।
देखो मैंने क्या कहा अभी आपको कि ये जो सेक्शन है टेक्निकली ये मेरे खिलाफ होने के बावजूद, मुझे प्रभावित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मैंने तो वैसे ही स्टाफ वैल्यू से काफी ज्यादा में बेची होगी चीज, बोला था अभी आपको। पर देखो कभी कभी जेन्युइन केस भी होते हैं, मतलब मैंने प्रॉपर्टी 20 लाख पे बेची एक्चुअल में और स्टाफ वैल्यू 50 लाख चल रही, तो जेन्युइनली मैंने 20 लाख में चीज बेची और स्टाफ वैल्यू 50 लाख है, तो ये सेक्शन मेरे को मार देगा। कैसे मार देगा? तो 50 लाख में इनकम निकाल लेगा। मैंने बेची 80 में हो और 50 बना दे तो फिर तो समझ में आता है। मैंने 80 में बेची, 20 का एग्रीमेंट करा और 50,000 को 50 लाख को सेल प्राइस बना दिया, दिक्कत ही नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरा मन जानता है मैंने तो 80 में बेची है। एग्रीमेंट भले कितने का करके बैठा हूं, 20 का, पर बेची भी 20 में, एग्रीमेंट भी 20 का करा और स्टाम्प वैल्यू 50 है। अब तो मर जाऊंगा मैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मानिए कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को मैंने किराए पे दे रखा था काफी समय से। जो किराएदार मेरे इधर रहता था उसने सुसाइड कर लिया। अब किराएदार के सुसाइड के कारण लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भैया वहां पे तो उनका भूत भटकता। अब ये प्रॉपर्टी चाह कर भी नहीं बिकने वाली और बिकेगी तो कचरे की रेट पे बिकेगी। बोलो ना, बड़ी मुश्किल से मैंने प्रॉपर्टी बेच दी 20 लाख में किसी, और स्टाम्प वैल्यू अब तो मैं खत्म। वैसे में तो दुखी हो गया, करोड़ों रुपए में जो चीज बिकती वो बिकी 20 में और स्टाम्प वैल्यू। वैसे में तो दुखी हो ऊपर से, और ये जले में नमक। ये क्या बोल रहे इनकम टैक्स वाले की नहीं भैया 50 लाख के हिसाब से कैपिटल ये निकलेगा, मैंने बेची कितने पे। तो ऐसी परिस्थिति में एक है मेरे पास व्यवस्था। अगर मुझे ये साफ लग रहा है कि स्टाम्प वैल्यू ज्यादा है मार्केट रेट से भी मेरी प्रॉपर्टी के केस में जैसे, तो मैं असेसिंग ऑफिसर को ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाइए वैल्यूएशन ऑफिसर से। डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स होते हैं, क्या नाम है उसका, वैल्यूएशन करवा के देखिए आप, आपको पता पड़ जाएगा कि स्टाम्प वैल्यू ज्यादा है मार्केट रेट से। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास 3-3 नंबर पड़े रहेंगे। एक्चुअल सेल प्राइस भी पड़ा है, एक और साला नंबर आ गया है वैल्यूएशन ऑफिसर की। ये दोनों नंबर तो मेरे को बता ही दिए मैंने, जैसे क्या थे ये 20 लाख। अब एक और नंबर पिक्चर में आ गया, कौन सा, वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू। बोलिए भैया। तो अब क्या करेंगे मेरे साथ, अब ध्यान से सुने। वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू मैं 3 नंबर लिखता हूं। पहला नंबर है वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू, मान लीजिए 70 लाख। ये तो और लेने के देने पड़ गए। मैं तो अपने आप को बेचाने निकला था, ये तो और बर्बाद कर दिया इसने क्या वैल्यू निकाल के दे दी। तो अब इन 3 में से किसको सेल प्राइस मानेंगे इस केस में, 50 लाख से बुरा मेरे साथ नहीं हो सकता। यूं नहीं कि भैया वैल्यूएशन ऑफिसर से तू नहीं कहा था वैल्यू करा ले, वो तो 70 बोल रहा, 70 में टैक्स दे चल। भैया 50 से ज्यादा तो आप किसी से भी नहीं ले रहे, मेरे से क्यों ले रहे हो यार। तो इस केस में सेल प्राइस 50 ही बताइए, हाँ या ना। ऑप्शन 2 में चलता हूं, वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाल ली कितनी रुपए की, ये तो नाचने लगी आप। क्यों नाच रहा हूं मैं तो कह रहा था देखो मैं तो फिर भी 20 में बेची, देखो तो 15 लाख ही बोल रहा है। पर अच्छे से अच्छा भी 20 ही हो सकता है, यानी कि दोनों ही नंबर में वैल्यूएशन ऑफिसर का नंबर किसी काम का नहीं। फाइनल नंबर है वैल्यूएशन ऑफिसर का नंबर कब काम आए। अब मानिए वो 30 लाख निकाल दे, कुछ भी निकाल दे 20 और 50 के। अब यहां पे सेल प्राइस बताऊं क्या बनेगी, ना 20 ना 50 ना बनेगी तीसरा नंबर, यानी वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू भी सेल प्राइस बन सकती है। 2 नंबर तो बन ही सकते हैं, एक्चुअल सेल प्राइस स्टाम्प वैल्यू। एक और नंबर भी बन सकता है, कौन सा नंबर, पर वो कब बनेगा उसको याद कर लो अगर मैं, तो कब बनेगा, एक्चुअल और स्टाम्प वैल्यू के बीच में अगर उसकी वैल्यू, क्या बोला मैंने। तो बस ये एग्जांपल लिख लो, ये एग्जांपल में लॉजिक क्लियर है कि वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू आ जाए तो क्या करें। हेडिंग लिख लेना,
वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू। अगर हो क्वेश्चन में तो कैसे यूज करना है? डन है। ये देखो 50 बी वाला क्वेश्चन देखना, इस बार के पेपर का है ना। देखो क्या लिखा हुआ दिख रहा है, पारस हैज प्रोप्राइटरी बिजनेस सिंस पीवाई 15-16, he has transferred his business on 1/4/23 by way of slum sale for a total consideration of fair market value of capital asset is 35 लाख। तो सेल प्राइस ये बनेगी। सेम डिट्टो क्वेश्चन, ट्रांसफर के खर्चे दे दिए, 40 में से 1.5 माइनस हो जाएंगे, और बैलेंस शीट दे दी। बैंक लोन बैलेंस इंक्लूड 2 लाख फॉर पर्सनल पर्पस, इसमें 2 लाख का पर्सनल लोन है, वो तो कर लेंगे अभी। मशीनरी 50,000 रुपए की 35 एडी वाली है इसमें, तो 50,000 की 35 एडी वाली मशीन है, जीरो जोड़नी पड़ेगी उसकी, तो डिडक्टेबल है ना। अदर एसेट में गुडविल है सेल्फ जनरेटेड, कितने रुपए की, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की तो वैल्यू इनकम टैक्स में जीरो होती है, 60 घटा देंगे बस। और अनसिक्योर लोन में 1 लाख रुपए अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ ऑर्नामेंट ऑफ वाइफ, यानी इसमें भी 1 लाख पर्सनल है, बीवी के जेवर खरीदने का लोन। अरे बहुत मामूली बेसिक क्वेश्चन है, 6 नंबर फोकट के थे, जो उसमें 6 नहीं ला पाया वैसे पागल था। तो क्या कर रहा था, ये आ गया आपका 40 माइनस 1.5, 38-50, नेटवर्क निकाल लो। बिल्डिंग की 18 की 18 जुड़ जाएगी, दे नहीं रखा है बिल्डिंग के बारे में, तो 5 का 5 जुड़ जाएगा। मशीनरी में 4.5 लाख जुड़ जाएंगे, अदर एसेट में 3 लाख जुड़ जाएंगे, कितने हो गई, 30 लाख। इधर से 2 लाख लेस, सॉरी क्या 3 लाख लेस हो जाएंगे, और इधर से 1.5 लाख लेस हो जाएंगे, 2 और 1 तो पर्सनल हो गया, 3 और 1.5 कितना हो गया, सेल में से घटा देना, आ गया आंसर। एलटीसीजी आएगा क्योंकि नेचर तो लॉन्ग ही है, 15-16 की है ना यूनिट, 2300 बेची, 15-16 बचता, ये रही। मेरे ख्याल से तो 6 नंबर के क्वेश्चन में 10 मिनट नहीं लग रहे हैं। नाइनटीन वाला देखो,
बाला बाला sold his vacant site on 30/9/2024. 12 लाख में लैंड बेची है, वेकेंट साइट मतलब लैंड खरीदी थी 110/98 को, नेचर तो लॉन्ग ही है, 30/9/24 को बेची है, नए लॉ के अंदर बेची है, नया लॉ लग रहा है, नेचर लॉन्ग है, पर 1401 के पहले की एसेट है बेटा, ध्यान रखना है ना। तो फेयर मार्केट वैल्यू 1401 की 2 लाख है और 1401 की स्टाम्प वैल्यू भी दे रखी है, इससे याद है आपको, लैंड और बिल्डिंग के केस में मार्केट वैल्यू 1401 की स्टाम्प वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, स्टाम्प वैल्यू वहां पे भी काम आया था। और स्टाम्प वैल्यू ट्रांसफर के दिन कितने की है, 1260। आपको क्या निकालना है, कैपिटल। तो कौन सा गेन निकालेंगे, लॉन्ग। तो शुरुआत किससे करनी है, सबसे पहले सेल प्राइस, सेल प्राइस निकालने में 50 काम आएगा। तो एक्चुअल सेल प्राइस पहले देख लेता हूं, 12 लाख, स्टाम्प वैल्यू ट्रांसफर के दिन कितना है, तो 1260 को सेल प्राइस बनाना चाहिए, पर सावधानी 1260 भले ही ज्यादा है पर 110 से ज्यादा चाहिए मेरे को। 12 लाख का 110 तो 1320 होता है, इसलिए 50 लगेगा ही नहीं, 12 लाख ही सेल, 12 लाख ही सेल प्राइस आ गया। 12 लाख रुपए सेल प्राइस है, इसमें से नया लॉ है तो कॉस्ट माइनस कर देंगे, इंडेक्सेशन तो करना ही नहीं है। कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट एफएमवी 1401 की कितनी है, 2 लाख, पर स्टाम्प वैल्यू कितनी है, इसको और इसको कंपेयर करना पड़ेगा, विच एवर इज हायर 180, ये आंसर है। एलटीसीजी आ गया 10 लाख। नया लॉ था ना, इंडेक्सेशन करना ही नहीं। सारे इसी के ही है, 17 भी इसके ही।